तो जो प्रोग्राम हमने यहां देखा है वह टाइमर 1 एक इवेंट काउंटर के रूप में कार्य कर रहा है। तो यह पिन 35 है, तो यह T1P है। तो मैं वहां आने वाले पल्सेस को दे रहा हूं और फिर यह सेट बी, जैसा कि हमने कहा कि सेट बी 35 इस 4 35 को उच्च बनाकर इनपुट पोर्ट के रूप में देगा। तब हमारे डिस्प्ले उद्देश्य के लिए हम कह सकते हैं कि मेरे इस पोर्ट P2 लाइनों पर 8 एलईडी जुड़ा हो सकता है। तो आपने देखा है कि आप TL1 की इस गिनती को इस P2 पर एक रजिस्टर के माध्यम से आउटपुट कर रहे हैं, तो हम यहां वह कर सकते हैं। इसलिए हम यहां कई एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक रजिस्टर डालें, फिर हमने एक एलईडी यहां रखी, एक एलईडी यहां डाल दी, तो उनमें से प्रत्येक के लिए इस तरह से हमें कुछ एलईडी करंट लिमिटिंग रेसिस्टर के बाद मिल सकती हैं। तो इस तरह से हर बिंदु के लिए हम एक कनेक्ट कर सकते हैं। तो 8 एलईडी 8 ऐसे एलईडी कनेक्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस T1 में प्राप्त की गई पल्सेस की संख्या का एक अच्छा प्रदर्शन होगा। और चूंकि हम 8 बिट से अधिक संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो पोर्ट P2 में इसे केवल 8 लाइनें मिली हैं। तो हमें 8 एलईडी मिले हैं, जो ठीक है। तो हम प्रभाव से ओवरफ्लो होने के बाद इस काउंटर को 0 के साथ पुनः लोड कर सकते हैं। तो अगला हम एक और उदाहरण देंगे। तो इस तरह से हम मानते हैं कि एक 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पल्स 34 पिन से जुड़ा हुआ है और हम एक एलसीडी पर काउंटर 0 प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो यह जो कुछ भी है काउंटर 0 मान हम इसे एलसीडी पर रखना चाहते हैं। तो TH0 का प्रारंभिक मूल्य हम माइनस 60 के रूप में निर्धारित करते हैं और उसके बाद से तो इसे जारी रखा जाएगा। तो पहले दौर में यह 0 से शुरू होता है और 256 घटनाओं को गिनता है। और चूंकि रीसेट पर TL0 होता है, तो हमें यह करना है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हम इस TH0 को प्रोग्राम की शुरुआत में माइनस 60 के साथ लोड करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले यह एलसीडी सेटअप भाग एलसीडी को इनिशियलाइज़ करता है। तो यह एक कॉल एलसीडी सेटअप है। तो यह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो हम मानते हैं कि यहाँ एलसीडी सेटअप रूटीन है। तो जो इस एलसीडी सेटअप हिस्सा को कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल वाल्व एलसीडी और वह सब करने के लिए सेट किया गया है। तो यह मानते हुए यह पहले से ही इस एलसीडी सेटअप रूटीन द्वारा किया जाता है। तो हम काउंटर 0 को मोड 2 से आरंभीकृत करते हैं। तो फिर से इस निचले क्रम में 4 बिट्स, तो वे आपको मोड सेटिंग की तरह बताएंगे। और तो यह समय है जब यह अब एक काउंटर है और यह मोड 2 है। तो TH0 को माइनस 60 से सेट किया गया है और B, P 34 सेट किया गया है। तो यह T0 को पिछले उदाहरण की तरह इनपुट बना देगा। हम सेट B P 35 का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ हमें T0 को इनपुट के रूप में सेट करने के लिए सेट B, P 34 का उपयोग करना होगा। तो यहाँ हमें T0 को इनपुट के रूप में सेट करने के लिए सेट B, P 31 का उपयोग करना होगा। फिर B सेट करें, TR0 यह टाइमर शुरू करेगा, यह काउंटर शुरू करेगा और A, TL0 को स्थानांतरित करेगा। तो हर 60 सेकंड के बाद हमने शुरू किया है, हमने T0 को माइनस 60 के साथ लोड किया है। तो 60 सेकंड के बाद यह 60 के बाद होगा, हर 60 घटनाओं के बाद। तो वहाँ टाइमर ओवरफ्लो होगा। तो A, TL0 को स्थानांतरित करें। तो फिर हम इस A को कॉल कन्वर्ट करते हैं, यह कुछ रजिस्टर R2, R3, R4 में बदल जाएगा। तो फिर से यह रूटीन हमारी चर्चा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह कुछ डिस्प्ले रूटीन है। तो जो इस घंटे, मिनट और सेकंड डिस्प्ले के दूसरे भाग को धारण करने के लिए शायद इस रजिस्टर R2, R3, R4 का उपयोग करता है। तो यह यहाँ नहीं दिखाया गया है। और फिर हम इस TH0 को जांच करते हैं। अगर TH0 ओवरफ्लो हो रहा है तो हम वापस जाते हैं। इसका मतलब है हमारे पास एक लूप खत्म हो गया है। तो TL0 मान फिर से होगा। तो यदि यह अभी तक खत्म नहीं
हुआ है तो यह TL0 मान फिर से A में जाएगा और फिर यह कन्वर्टर इस वैल्यू को घंटे मिनट सेकंड डिस्प्ले में परिवर्तित करेगा और यह डिस्प्ले रूटीन कॉल किया जाएगा और जब यह बिट सेट हो जाएगा तब तो अब इस TR0 को रोकने के लिए टाइमर को रोकना होगा और इस ओवरफ्लो फ्लैग को रीसेट करना होगा। तो यह हो गया है और उस टाइमर को शुरू करने जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इस उद्देश्य के लिए एक प्रोग्राम हो सकता है। आगे हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जहां गेट टी मोड रजिस्टर में 1 के बराबर है। तो अब तक हमने जो भी चर्चा की है उनका गेट 0 के बराबर था। तो कुछ भी नहीं, तो बाहरी रूप से कोई नियंत्रण नहीं था। तो सब कुछ आंतरिक टीआर बिट द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो हमने टाइमर 0 और 1 के लिए सेट बी TR0 और सेट बी TR1 का उपयोग किया है। अब यदि गेट 1 के बराबर है तो हम टाइमर का उपयोग शुरू करने और रोकने के लिए हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो यह कई बार उपयोगी है और वे इस INT0 और INT1 पिन द्वारा किया जाता है। तो INT0 पोर्ट नंबर 2 का पिन नंबर 12 है और पिन नंबर INT1 पिन नंबर 13 है जो कि बिट नंबर 3 है। तो वे टाइमर ऑपरेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि यह गेट बिट 1 के लिए सेट किया गया है तो टाइमर 0 के लिए जब भी यह INT0 सक्रिय होता है तब केवल टाइमर ही काम करेगा और यदि इसे निष्क्रिय कर दिया जाता है तो टाइमर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाहरी और आंतरिक रूप से इन टाइमर के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो इंटरनल टर्न ऑन के लिए सॉफ्टवेयर पक्ष के लिए टाइमर को चालू करने के लिए तो आपको इस निर्देश सेट बी TR0 का उपयोग करना होगा। तो इसके अलावा यह रहता है कि हमारे पास यह बाहरी गेट 1 के बराबर हो सकता है। तो यदि गेट 1 के बराबर है तो यह काउंटर अप करेगा यदि INT0 इनपुट हाई है और TR0 1 के बराबर है। तो अगर ये दो स्थितियां संतुष्ट हैं तो केवल अप काउंटिंग होगी गेट 1 के बराबर के लिए और गेट 0 के बराबर के लिए यह केवल सॉफ्टवेयर कंट्रोल होगा। तो केवल TR0 1 के बराबर होगा पर्याप्त होगा। तो यह हमने देखा है। तो टाइमर के संबंध में कई विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर हैं। तो यह TCON T-कंट्रोल 88H है। तो यह बिट एड्रेसेबल करने योग्य है और जैसा कि हम देखते हैं कि अंतिम डिजिट 8 है इसलिए यह बिट एड्रेसेबल है। तो जब भी आपको यह अंतिम डिजिट 8 या 0 के रूप में मिला है तो 8051 के मामले में रजिस्टर बिट एड्रेसेबल योग्य है। तो टी मोड यह मोड कंट्रोल है तो इसका एड्रेस 89 है और यह बिट एड्रेसेबल नहीं है। तो यह TL0 TL1 TH0 TH1 तो ये सभी टाइमर मान लो बाइट और हाई बाइट हैं और वे बिट एड्रेसेबल नहीं हैं। तो हमें यह T2 कंट्रोल मिला है। तो T2 कंट्रोल 8052 के लिए है और हमें कुछ लो बाइट कैप्चर मिले हैं। देखें ये कुछ टाइमर टूल मोड हैं, कुछ विशेष मोड हैं। तो उस उद्देश्य के लिए यह रजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। तो हम इंटरप्ट पर गौर करेंगे। तो 8085 के मामले में हमने इंटरप्ट देखी है और फिर हमने देखा है कि 8085 में अलग अलग प्रकार के इंटरप्ट हैं RST इंटरप्ट INTR ट्रैप जैसी। तो 8051 के मामले में हमें दो इंटरप्ट ग्राहक मिले हैं। तो INT0 और INT1 बाहरी इंटरप्ट के रूप में पल्स कुछ अन्य इंटरप्ट हैं जो वास्तव में आंतरिक इंटरप्ट हैं। तो हम उन पर गौर करेंगे। तो यह आरेख बहुत सामान्य है। तो यदि इस बिंदु पर इंटरप्ट आती है तो यह ISR के रूप में इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर कूद जाएगा। यह इस ISR को समाप्त कर देगा और यह इंटरप्ट से वापस आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन तो इसे वापस इस इंस्ट्रक्शन पर ले जाएगा जहां से इसे इंटरप्ट किया गया था। तो यह इस बिंदु पर इंटरप्ट हुआ था। तो यह MOV B10 इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के बाद जंप की प्रक्रिया। तो इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के बाद प्रोसेसर वापस आ जाएगा और इस निर्देश मल्टीप्लाई AB को करना शुरू कर देगा। तो 8051 के मामले में इंटरप्ट के 5 स्रोत हैं। तो वे टाइमर 0 ओवरफ्लो टाइमर 1 ओवरफ्लो फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 और सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हैं।
तो ये विभिन्न इंटरप्ट हैं जो हमारे पास हैं। तो टाइमर 0 टाइमर 1 हमने देखा है कि TF0 और TF1 बिट। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो संदर्भ समय 8:09:44 एक प्रोग्राम में यह जब ओवरफ्लो हुआ है तो आपको एक इंटरप्ट उत्पन्न हो सकता है। 8051 के कुछ वर्धित संस्करण में हैं जिन्हें 22 विभिन्न स्रोत मिले हैं। तो वे ऐसा करते हैं। 8051 में उन्नत संस्करण को अधिक टाइमर प्रोग्रामेबल काउंटर जो कि एडीसी और अधिक एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं और उसके बाद सीरियल इंटरप्ट होता है। तो वे वहाँ हैं। तो लेकिन बेसिक 8051 को केवल 5 इंटरप्ट मिले हैं। तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 इंटरप्ट कैसे संचालित होंगे। यदि इंटरप्ट इवेंट होती है और उस इवेंट के लिए इंटरप्ट फ्लैग इनेबल होते हैं तो इंटरप्ट को मान्यता दी जाएगी। सबसे पहले सभी इंटरप्ट इनेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने 8085 के लिए भी देखा है, सभी इंटरप्ट को सक्षम किया जाना चाहिए और हम यहां इंटरप्ट की मास्किंग कर सकते हैं जहां यहां पर भी वही चीज है। उस इवेंट के लिए इंटरप्ट फ्लैग को मास्किंग उद्देश्य के लिए इनेबल होना चाहिए क्योंकि इंटरप्ट मास्क्ड नहीं है और इंटरप्ट वास्तव में रिक्त में हुआ है। तो यदि ये सभी चीजें होती हैं तो केवल एक इंटरप्ट उत्पन्न हुई है माना जाता है और यह प्रोसेसर द्वारा ध्यान रखा जाएगा। यह कैसे ध्यान रखा जाता है? तो पहले वर्तमान प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को स्टैक पर धकेल दिया जाता है और इससे पहले आप स्टेप संख्या 0 लिख सकते हैं जो मूल रूप से वर्तमान इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है। तो आप यहां स्टेप संख्या 0 के रूप में एक और स्टेप लिख सकते हैं। तो जो कहता है कि वर्तमान इंस्ट्रक्शन को समाप्त करें तो इंस्ट्रक्शन इसे निष्पादित किया गया था और उसके बाद ही यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा। तो वर्तमान इंस्ट्रक्शन को समाप्त करने के बाद तो यह स्टैक में प्रोग्राम काउंटर वैल्यू होगा और प्रोग्राम का निष्पादन इस इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस पर जारी रहेगा। तो 8051 के मामले में सभी इंटरप्ट वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। तो 8085 में INTR की तरह सभी वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं, नॉन वेक्टर इंटरप्ट जैसा कुछ भी नहीं है। तो उनके एड्रेस तय हो गए हैं। तो निष्पादन एक निश्चित एड्रेस पर शुरू होगा और फिर कुछ समय बाद जब यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन समाप्त हो जाएगी तब यह प्रोग्राम काउंटर यह डेटा इंस्ट्रक्शन का सामना करता है और फिर प्रोग्राम काउंटर की स्टैक से बाहर निकाल दिया जाता है और प्रोग्राम निष्पादन फिर से शुरू होगा और उस बिंदु जहां इसे छोड़ दिया गया था। तो वह चीज है। तो यह मानक इंटरप्ट ऑपरेशन प्रवाह है। तो यह अन्य प्रोसेसर्स के लिए भी सही है और केवल एक चीज यह है कि 8051 के मामले में इंटरप्ट सभी वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। इसके बाद हम इंटरप्ट की प्राथमिकताओं पर गौर करते हैं। जैसे कि 8085 के मामले में यदि 2 इंटरप्ट स्रोत एक ही समय में इंटरप्ट देते हैं तो एक प्रायोरिटी सेटिंग है और हमने देखा है कि ट्रैप को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है और फिर वह नॉन मास्केबल इंटरप्ट है 7.5 6.5 5.5 में। तो उन्हें उस क्रम में प्राथमिकता मिल गई है। तो 8051 के मामले में भी प्रायोरिटी की अवधारणा है। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट को पहले सर्विस मिलेगी और सभी सर्वेक्षणों में डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्रम में इंटरप्ट आएगी। तो प्रायोरिटी भी उच्च या निम्न पर सेट की जा सकती है। तो यह भी किया जा सकता है। तो ये इंटरप्ट प्रायोरिटी है। तो कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं जो इन इंटरप्ट के लिए उपयोगी हैं। वहाँ पहला स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जिसे हम देखेंगे वह इंटरप्ट इनेबल कहलाता है। तो यह इंटरप्ट इनेबल है। तो इसे 7 बिट्स मिल गए हैं। 8 बिट्स इसमें से यह बिट नंबर 6 अर्थहीन है। तो यह प्रलेखित नहीं है कि इस बिट संख्या 6 का उद्देश्य क्या है। तो यह प्रलेखित नहीं है। जहां तक उपयोगकर्ता का संबंध है आप इस विशेष बिट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह बिट संख्या 7 इनेबल इंटरप्ट है। तो यह सिस्टम में सभी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए है। तो यह एक ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल है और किसी भी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए इसे 1 पर सेट किया जाना चाहिए। तो इस ईए को इस इनेबल के लिए 1 के बराबर सेट किया जाना चाहिए और यदि ए 0 है तो सिस्टम में सभी इंटरप्ट में डिसेबल्ड हैं। फिर यह बिट नंबर 5 ET2 है। तो यह टाइमर इंटरप्ट है। तो हमें यह टाइमर इंटरप्ट 2 मिला है। तो यह हमें मिल गया है। तो यह टाइमर 2 के लिए सच है। तो टाइमर 2 8051
में हमारे पास टाइमर 2 नहीं है, तो यह 8052 में आपके पास होगा, लेकिन यह बिट 8051 में भी है। फिर हमें ES0 मिला है, तो यह सीरियल इंटरप्ट या सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट है। तो हमारे पास है, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें बाइट रिसीव्ड और बाइट सेंट दोनों मिल गए हैं, लेकिन दोनों को इस A0 द्वारा एक एकल इंटरप्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वहाँ दोनों रिसीव और ट्रांसमिट वे एक ही इंटरप्ट ES0 उत्पन्न करते हैं। फिर हमें ET1 मिला है, तो ET1 टाइमर 1 के लिए है, तो यह एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए एक EX1 है। तो आपको टाइमर 0 के लिए ET0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए EX0 मिल गया है और एक रीसेट मान भी है। इसलिए इस इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के लिए रीसेट वैल्यू सभी 0 हैं। तो आप देखें कि शुरू में सभी इंटरप्ट डिसेबल हो गए हैं और यह इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर A8H है। तो किसी भी उचित प्रणाली के डिजाइन के लिए जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होने वाले इंटरप्ट की अनुमति देता है, तो हमें इस AA बिट को 1 पर सेट करना चाहिए। तो सिस्टम के पूरे ऑपरेशन में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि EA बिट ऑन होना चाहिए, अन्यथा किसी भी इंटरप्ट को प्रोसेसर द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा। तो यह T कंट्रोल रजिस्टर है जिसे हमने पहले देखा है। यह एक बार आता है जब हम इस इंटरप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने इस हायर ऑर्डर निबल को देखा है। ये 4 बिट हैं, तो वे टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए समर्पित हैं। वे ओवरफ्लो फ्लैग और रन फ्लैग हैं। तो वे 2 बिट्स हैं, लेकिन यह निचला क्रम 4 बिट्स है। तो वे वास्तव में IE1, IT1, IE0 और IT0 हैं। तो IE1 तो यह CPU द्वारा सेट किया जाता है जब एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 पर हाई से लो संक्रमण का पता लगाया जाता है। इस इंटरप्ट 1 पर हाई से लो संक्रमण पर तब यह IE1 बिट सेट हो जाएगा और तदनुसार यह IE0 बिट सेट हो जाएगा। यदि कोई INT0 लाइन पर इंटरप्ट प्रोसेसर द्वारा हाई से लो संक्रमण का पता लगाया गया, तो 2 इंटरप्ट पिन INT0 और INT1 हैं। अब जब भी यह उन लाइनों पर एक हाई से लो संक्रमण को देखता है, तो ये बिट्स उचित मानों पर सेट हो जाते हैं, वे 1 पर सेट हो जाते हैं और फिर हम IT1 पर चले जाते हैं। तो IT1 इंटरप्ट एक प्रकार का कंट्रोल है। तो यदि यह फॉलिंग एज या लो लेवल को ट्रिगर करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा सेट या क्लियर किया जाता है, तो अगर यह है तो आप इस IT1 बिट सेट को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि आप इस IT1 बिट को 1 पर सेट करते हैं, तो यह एक फॉलिंग एज ट्रिगर फ्लिप होगा। एक फॉलिंग एज ट्रिगर्ड सेंसिंग हो जाएगा। तो जब इंटरप्ट लाइन हाई से लो हो जाती है, तो सिस्टम को इंटरप्ट करने के लिए इसे लिया जाएगा, और अगर यह 0 है, तो जब INT1 लाइन लो होगी, तो इसे प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा। तो आपको इन इंटरप्ट प्रकारों को स्थापित करने में सावधान रहना होगा। तो उस डिवाइस पर निर्भर करता है जिसे हम सिस्टम से जोड़ रहे हैं। तो हम इस प्रकार के इस इंटरप्ट को पसंद कर सकते हैं, जैसे यह H ट्रिगर या लेवल ट्रिगर किया जाता है, लेकिन दोनों निम्न हैं। तो दोनों H ट्रिगर हाई टू लो एज भी और लेवल ट्रिगरिंग भी, यह लो लेवल ट्रिगर है। और इसी तरह हमें INT0 इंटरप्ट के लिए ये IE0 और IT0 बिट्स मिले हैं। यदि आप प्रायोरिटीज को देखते हैं तो हमें मिल गया है। तो यह डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है। तो INT0 में सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसके बाद TF0 टाइमर जो कि टाइमर 0 है, इसके बाद इंटरप्ट 1 है, इसके बाद टाइमर 1 है, इसके बाद यह RI प्लस TI है। तो यह रिसीव इंटरप्ट और ट्रांसमिट इंटरप्ट होता है। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हैं, तो वे एक ही इंटरप्ट से हैं। तो इसीलिए हम इसे RI प्लस TI के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि यह एक इंटरप्ट उत्पन्न होता है। तो यह डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है। तो यह आपको तुरंत बताता है कि यदि एक साथ कई इंटरप्ट उत्पन्न होते हैं, तो प्रोसेसर पहले INT0 का जवाब देगा, और यदि INT0 नहीं है, तो यह TF0 पर प्रतिक्रिया देगा। TF0 नहीं है, यह INT1 पर प्रतिक्रिया देगा। तो यह उस तरह जाएगा। इसलिए 8085 के विपरीत यहाँ आप प्रायोरिटी सेटिंग
बदल सकते हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हमें यह PT2 मिल गया है। तो यह एक रजिस्टर है जिसे IP रजिस्टर कहा जाता है। इसलिए इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर के पहले 2 बिट्स में कोई कार्यक्षमता नहीं है। तो यह PT2 टाइमर 2 इंटरप्ट को प्रायोरिटी है। तो PS टाइमर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट की प्राथमिकता है। तो PT1 टाइमर एक इंटरप्ट की प्रायोरिटी है। तो यह PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को प्रायोरिटी है PT0 टाइमर इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी है। अब यदि आप उन बिट्स में से किसी एक बिट को 1 सेट करते हैं तो यह इंटरप्ट सर्वोच्च प्रायोरिटी होगी। उदाहरण के लिए यदि आप इस टिप्पणी को देखते हैं तो MOV IP, यह इंस्ट्रक्शन MOV IP 00000100B बाइनरी पैटर्न। तो 1 यह PX1 यह बिट 1 है और बाकी बिट्स 0 हैं। तो उस स्थिति में INT1 सर्वोच्च प्रायोरिटी मान लेगा। तो यह क्रम अब बदल जाएगा और यह कुछ इस तरह होगा। तो एक बार इस सेटिंग को करने के बाद तो मेरी INT1 में हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी INT1, उसके बाद INT0, फिर TF0, फिर INT1, क्षमा करें INT1 तो पहले से ही है, TF0, फिर यह TF1 और फिर यह RI प्लस TI। तो क्रम बदल जाएगा। तो हम यह बात रख सकते हैं कि यह चीज एक क्रम का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप प्रायोरिटी को बदल सकते हैं और तो यह इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लेगी और बाकी सभी पिछले क्रम का पालन करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास यह हो सकता है, क्या हमारे पास एक से अधिक बिट एक सेट हो सकता है। तो यदि आप इसे इस तरह करते हैं तो ये 2 इंटरप्ट होते हैं। तो 11 मैं देख रहा हूं। तो इस इंटरप्ट वे 1 पर सेट हैं और बाकी सभी 0 हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 इंटरप्ट हैं तो वे शेष लोगों की तुलना में हायर प्रायोरिटी हासिल करेंगे। यह टाइमर 1 और यह एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 वे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रहण करेंगे। इसके बाद दूसरों को और उनके भीतर इन दोनों के बीच प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी द्वारा तय की जाएगी। तो यदि आप इस संबंध में से परामर्श करते हैं तो आप देखते हैं कि INT1 और टाइमर 1 के बीच INT1 को हायर प्रायोरिटी मिली है। तो यदि आप इसे इस तरह से सेट करते हैं तो INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और इसके बाद यह TF1 होगा। तो इस तरह तो यह रिश्ता आएगा। तो INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, उसके बाद TF1 और उसके बाद उसी क्रम में बाकी इंटरप्ट का पालन किया जाएगा। तो INT0, TF0, फिर RI प्लस TI वे शेष इंटरप्ट हैं। तो वे पिछले क्रम का पालन करेंगे। केवल एक चीज यह है कि इन 2 इंटरप्ट में उनकी प्राथमिकताएं दूसरों की तुलना में अधिक होगी। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि आप इन इंटरप्ट प्रायोरिटी को मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मूल्य हैं, कुछ इंटरप्ट संयोजन संभव है, लेकिन आप उन सभी को एक साथ सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह एक अच्छा विकल्प है, जैसे हम डिफ़ॉल्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी को बदल सकते हैं। और यह विशेष रूप से सच है क्योंकि एक प्रणाली में जब आप माइक्रोकंट्रोलर आधार पर कुछ एम्बेडेड अनुप्रयोग डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग स्रोतों से और प्रोग्राम के अलग अलग समय या प्रोग्राम के अलग अलग चरणों से इंटरप्ट लेने की आवश्यकता है। इसलिए आपको हार्डवेयर कनेक्शनों को बदलने की बजाय प्रायोरिटी को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आप बस इस इंटरप्ट पैटर्न को बदल सकते हैं, इंटरप्ट प्रायोरिटी पैटर्न। तो इस बदली प्रायोरिटी का ध्यान रखा जाएगा। यह है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। इसके बाद हम इंटरप्ट वेक्टर्स में देखते हैं। 8051 के मामले में सभी इंटरप्ट वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। तो 8051 को केवल कुछ ही वेक्टर्ड इंटरप्ट मिले हैं और INTR भी नॉन वेक्टर है। तो यहाँ पर 8051 के मामले में इस वेक्टर्ड इंटरप्ट उनके एड्रेस तय हैं इस रीसेट की तरह। तो यह आपको 0000 एड्रेस पर ले जाएगा, इसीलिए यह एड्रेस तय है। यह INT0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, तो यह एड्रेस 0003 टाइमर 0 000B है। तो आप देखते हैं कि यदि आप इन 2 स्थानों 3 और B में देखते हैं तो आपको बीच में केवल 8 मेमोरी स्थान मिले हैं।
इसलिए यदि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि यह 8 बाइट्स पर्याप्त हैं तो आपके इंटरप्ट को पकड़ने के लिए यह ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि आप जानते हैं कि यदि आप कुछ प्रकार के जंप के इंस्ट्रक्शन और वह सब महसूस करते हैं जैसा कि हमने 8085 में भी देखा है। अब इसलिए ये इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन है तो यह सीरियल इंटरप्ट जिसका उच्चतम एड्रेस 0023 H है और यह टाइमर 2 ओवरफ्लो है तो जो कि 8052 के लिए है तो यह 002B है। तो इस तरह से हमारे पास विभिन्न इंटरप्ट एड्रेस हो सकते हैं वेक्टर एड्रेस। तो यह डिजाइनर द्वारा तय किया गया है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के ओवरलैपिंग से बचने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन डालना आम बात है। जैसे कि हम कहते हैं हम ओरिजिन 00 पर कह रहे हैं तो हम यह LJMP डाल रहे हैं तो हम कहें EX7 ISR। तो यह कुछ इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। एक्सटर्नल इंटरप्ट कुछ सर्विस रूटीन है और यह मुख्य प्रोग्राम 100 पर है। तो इस मुख्य प्रोग्राम से शुरू होता है तो अब 000B एड्रेस और वहां यह इंस्ट्रक्शन देख रहा है। तो इस बिंदु पर मेरे पास रीसेट ऑपरेशन करने के लिए कोड हो सकता है तो इस तरह से यह रीसेट ऑपरेशन होगा। तो यह एक उदाहरण है जहां हमें यह पिन 33 INT1 एक पल्स जनरेटर से जुड़ा हुआ है और हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें पल्स की एज एलईडी से जुड़े P13 पर एक हाई बिट भेज देंगे। तो क्या स्थिति है तो हमें यह मिल गया है। तो हमें इस तरह की स्थिति मिली है कि हमें यह P33 मिला है। तो यह P33 एक पल्स जनरेटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मुझे एक पल्स जनरेटर मिला है तो जो इस प्रकार की पल्स पैदा कर सकता है। और तो फॉलिंग एज पल्स P13 को हाई भेज देंगे। तो P13 यहाँ है तो यह P13 है और वहां मुझे एक एलईडी जुड़ा मिला है। तो यहाँ कुछ एलईडी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो अगर मैं इस बिंदु पर 1 डालता हूं तो एलईडी चमक जाएगी। तो यह प्रोग्राम तो हम इस इंटरप्ट का उपयोग करके विकास कर सकते हैं। तो जब यह पल्स लो एज आएगा तो यह एक इंटरप्ट उत्पन्न करता है और यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी। इस बिंदु पर 1 1 डाल दिया जाएगा।